हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्री शुरू होने से पहले ही इसे पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं क्या कि ये किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 एक्सिम्स 5 पोस्टुलेट हैं, याद कर लो, बात खत्म। ये सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। मैं तुमको ऐसे बता दूँ, क्लियरली बता दूँ, ठीक है, कि ज्योमेट्री का हर एक क्वेश्चन में यूक्लिड ज्योमेट्री का यूज होता है। हर एक क्वेश्चन में यूज होता है। अब तुमको बताया नहीं जाता है कि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, तुमको उसका यूज इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ये अलग बात है। लेकिन फैक्ट यही है कि हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होता है, ठीक है। और जब भी मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो हर क्वेश्चन में कहाँ पे किसका क्या यूज हो रहा है मैं बताऊंगा, आपको याद पड़ेगा, आपको ये बात समझ में आ भी जाएगा कि अच्छा यहाँ पे यूज होने वाला था। तो ये जो लिखा हुआ है ना, तुम इस पर ध्यान मत देना कि सर आपने ये 5 पोस्टुलेट, सॉरी 5 पोस्टुलेट आपने लिख दिया, आप इसको पढ़ के सुना दो, बात खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर एक एक्सियम को अच्छे से पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जितना अधिक से अधिक हो पाएगा हम इस पे एग्जाम्पल देख के इसको क्लियर करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, कहाँ पे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इन सब को मैं काफ़ी अच्छे से आज अपने वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब के किसी भी वीडियो में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। किसी वीडियो में इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ठीक है, और वो मेरा ही वीडियो है। तो चलो बात शुरू करते हैं अब, ठीक है। बाकी बात बीच में करते रहेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दो कि अपने चैनल पे विजुअल मैथ्स पे क्लास 9-10 के अमेजिंग 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 कंसेप्ट्स, ठीक है, वंडरफुल सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज हियर, हर चीज़ यहाँ पे है। सो किस बात का वेट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और फिलहाल वीडियो को एंजॉय करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई एक्सियम्स और पोस्टुलेट पढ़ना है तो ये क्या चीज़ होता है। बस हमने 2 सेंटेंस पढ़ लिया, याद कर लिया, बस बात खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स, जो तुम्हारी सोच से कहीं आगे की बात है और बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट है, बस तुमको समझना है इस चीज़ को। एक्सियम क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है। देखो, एक्सियम एंड पोस्टुलेट दोनों जो है ना, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट दोनों ही सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है। इसको प्रूव करने के लिए मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जैसे कोई आदमी कुछ गलती करता है तो कहते हो कि क्या प्रूफ है इसने गलती किया, तो वहाँ पे तुम प्रूफ मांगते हो। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो प्रूफ मांगते हैं कि भाई कैसे ये इसने मर्डर किया। लेकिन यहाँ पे जो एक्सियम्स की बात करेंगे और हम पोस्टुलेट की बात करेंगे तो ये सेल्फ प्रूवन है। आपको इसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना है, मतलब इसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। अब कोई तुमसे कहता है कि ये 2 है, 2 का मतलब ये होता है, तो इसका प्रूफ तुम क्या दे सकते हो, क्या प्रूफ देंगे? इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये ऑटोमेटिकली किसी ने 2 लिखा तो उसने कहा ये 2 का मतलब ये 2 है, तो ये सेल्फ प्रूवन है। ऐसे ही ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना लिखा हुआ, ये सारे सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है। यूक्लिड ने ये दिया था, ये सब कुछ जो जिसने दिया था वो किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। तो उन्हीं के नाम पे हम इसको यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। ये सेल्फ प्रूवन है, उन्होंने खुद से प्रूव करके दिया। उन्होंने कहा कि इसको आप यूज़ कर लो, इसके लिए कोई प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में डिफरेंट क्या है, ठीक है। एक्चुअली दोनों ही सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है। तो एक्सियम्स जो है ना, ये मैथमेटिक्स, मतलब ऑल ओवर मैथमेटिक्स में हर जगह पे यूज होता है। चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, आप नंबर सिस्टम पढ़ो, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ो, इक्वेशन पढ़ो, एनीथिंग, तुम कुछ भी पढ़ोगे तुम एक्सियम का यूज कर सकते हो। ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है एक्सियम्स, ठीक है। सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट एक्सियम भी है और ये पूरे मैथमेटिक्स में ऑल ओवर यूज होगा, ठीक है। लेकिन जो पोस्टुलेट है ना, पोस्टुलेट ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा? ज्योमेट्री में। अब पोस्टुलेट का यूज आप प्रॉफिट लॉस में नहीं कर सकते। पोस्टुलेट का यूज़, ठीक है, तुम मतलब लाइन्स क्या कहते हैं वो, अलजेब्रा में नहीं कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्सियम का यूज़ हम ऑल ओवर मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। सिर्फ यही लिखना है। अब तुम मतलब रटते रटते 2 महीना 3 महीना रट लेते हो, तुमको पता ही नहीं चलता कि एक्सियम क्या है, पोस्टुलेट क्या है। अभी पता चल गया ना कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट बोथ आर सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स। एक्सियम्स आर यूज इन ऑल ओवर मैथमेटिक्स जितना भी जो भी तुम पढ़ रहे हो हर जगह पे यूज होगा, चाहे वो अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, एनीथिंग। लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज होगा। दैट इज क्लियर। अब इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, ये 5-7 एक्सियम 5 पढ़ूंगा नहीं, एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देख, साउंड भाई अच्छे से आ जा रही है तुम्हारे पास? ठीक है, तुम एक काम कर लो भाई, थोड़ा साउंड को बढ़ा लेना, मेरा साउंड थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये बात मैं कहता हूँ। चलो एक्सियम, पहला जो एक्सियम है वो पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स, देखो बात को एकदम समझते चलो गौर से, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी दो चीज़ है। सपोज करो मैं बताता हूँ कि एक्स कोई चीज़ है और वाई कोई चीज़ है, एनीथिंग, ये कुछ भी हो, ये दोनों ही किसी तीसरे चीज़ ए के बराबर है, ठीक है। मतलब एक्स भी एक है, मैं सीधा एक्स और वाई में रिलेशन नहीं देख रहा हूँ,
मैं डायरेक्टली एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स जो है ना ये ए के बराबर है और वाई जो है ये भी ए के बराबर है। थिंग्स देखो, थिंग्स मतलब दिस एंड दिस, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, एक्स भी ए के बराबर, वाई भी ए के बराबर। तो अगर एक्स भी ए के बराबर है और वाई भी ए के बराबर है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो यूक्लिड साहब ने जो एग्जाम दिया वो उनका कहना है कि ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो जाएगा। ये चीज़ है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो दोनों के बराबर है। तो क्या हम इसका यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अरे हमने क्लास 7 8 में भी इसका यूज़ किया है, ठीक है। और हम इसका यूज़ हर जगह करते हैं, अलजेब्रा में भी करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम क्या कहते हैं वो एक्सपोनेंट में जो कुछ भी पढ़ा होगा आपने हर जगह इसका यूज़ हुआ है। आपको पता नहीं था कि ये यूक्लिड का एक्सिम है, आज पता चल रहा है। दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कि देखो अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि x 2 के बराबर है, इक्वल्स इक्वल्स मतलब क्या? इक्वल्स मतलब क्या कि x और 2 दोनों आपस में बराबर है, तो x एंड 2 आर इक्वल्स। बात समझ में आ रही है? x और 2 ये दोनों क्या है? आपस में बराबर, तो x एंड 2 आर इक्वल्स। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिखूं कि y और 3 ये दोनों आपस में बराबर है, तो इक्वल्स, ये जो कह रहा है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है। तो ये इक्वल्स, ये पहला इक्वल्स और ये दूसरा इक्वल्स, y और 3 दोनों बराबर। तो अगर हम इनको ऐड करें, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, द होल आर इक्वल, तब जो ऐड करने पे आएगा, इधर क्या आएगा ऐड करने पे? इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा x प्लस वाई, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 5, ठीक है। तो होल आर इक्वल, तो x प्लस वाई 5 के बराबर होगा। ये तो तुम जानते हो कि अगर x 2 है y 3 है तो x प्लस वाई कितना होगा? 5 होगा। सिर्फ यही बात तो लिखा हुआ है और कुछ खास बात नहीं थी, ठीक है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, x इक्वल टू 2 ये इक्वल्स है, y इक्वल टू 3 ये इक्वल्स है। इनको हम ऐड करेंगे तो जो आने वाला है फाइनली हमारे पास में x प्लस वाई आता है, 5 आता है, तो ये भी आपस में बराबर ही होने वाला है। यूक्लिड का सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सेम थिंग, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखो मैंने क्या कहा कि x इक्वल टू 5, x एंड 5 बोथ आर इक्वल्स, क्योंकि इसको मैंने बराबर किया है तो इक्वल्स। y इक्वल टू 3 ये भी इक्वल है, y और 3 दूसरे के इक्वल्स है। तो इक्वल्स एंड इक्वल्स, हम इक्वल्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे x में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा? x माइनस वाई बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल, देखो इक्वल तो है। तो क्या हम ये चीज़ नहीं जानते थे? जानते थे, ठीक है। लेकिन अभी समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ क्लास 9 के यूक्लिड ज्योमेट्री में है, एक्चुअली ये चीज़ यूक्लिड साहब का दिया, ठीक है। बात क्लियर हो पा रही है? नाउ कम टू दिस पॉइंट, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, ठीक है। थिंग्स विच coincide with one another, थिंग्स मतलब ये, थिंग्स कहने का मतलब क्या? देखो थिंग्स ये और ये, these are two things which coincide with one another, ये ठीक है। देखो ये इस पे coincide कर गया, ये इस पे coincide कर गया, ठीक है, और ये इस पे coincide कर गया, ठीक है। तो तुमने क्या देखा कि थिंग्स विच coincide टू वन अनदर, जो एक दूसरे पे पूरा का पूरा coincide कर जाते हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया? तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि थिंग्स विच coincide विथ वन अनदर, जो एक दूसरे पे coincide कर जाएगा वो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं भाई देखो ये तो सट गया इसमें जाके, हट ही नहीं रहा, अब तो हट नहीं रहा है। देखो उसको हटाने की कोशिश करोगे, देखो हट गया। तो थिंग्स ये भी इससे coincide कर गया, ठीक है, ये भी इससे coincide कर गया और ये भी इससे coincide कर गया। तो ये B था और ये A है, और अगर ये C हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि A भी C के साथ coincide कर गया, B भी C के साथ coincide कर गया, तो A और B दोनों क्या होगा? बराबर, मतलब ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये भी इसके साथ coincide किया है और ये भी इसके साथ coincide किया है। तो थिंग्स विच coincide विथ वन अनदर, ठीक है, जो एक दूसरे पे भी coincide कर जाते हैं, मतलब इसको इस पे रखोगे तो भी ये coincide कर जाएगा। तो अगर coincide कर रहा है, ये तीनों आपस में coincide कर रहे हैं, तो तीनों आपस में बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो कि मेरा हाथ है, ये मेरे 2 हाथ हैं, अगर मैंने ऐसे प्लेस किया और coincide हो गया, देखो पूरा का पूरा दूसरे को कवर कर लिया, तो मेरे दोनों हाथ बराबर हैं। तो थिंग्स विच coincide टू वन अनदर विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत ही अच्छी बात है भाई, होल आर, देखो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये 5वां यूक्लिड का एक्सियम है। तो देखो ये पूरा, इस पूरे को मैं होल मानता हूँ। ये जो पूरा तुम देख रहे हो, ये पूरा फिगर रेड, येलो और ये जो हल्का सा वायलेट है, ठीक है, ये तीनों मिला के एक होल पार्ट बना हुआ है। अब मैं इसके अलग अलग पार्ट्स कर देता हूँ। देखो इसको, अरे भाई ये क्या हो गया, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। मैं देखो भाई, मेरा तो ग्राफिक्स ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफिक्स मैंने सेट किया था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो अब क्या करें, होल इज ग्रेटर देन, ये पूरा जो भी फिगर तुम देख रहे हो, इस पूरे को मैं होल मानता हूँ। तो इसके पार्ट्स में अलग करता हूँ। देखो ये पहला पार्ट अलग हो गया, ये दूसरा पार्ट अलग हो गया और ये तीसरा पार्ट अलग हो गया। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या है, अपने ये जो था रेड वाला, ये होल था, इसी के सारे पार्ट्स थे। तुमने भी जस्ट देखा कि हमने क्या किया। देखो ये इसको मैंने 3 पार्ट में अलग कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा होल है। अब देखो इसके पार्ट्स, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये जो होल है ना, हमेशा ये अपने पार्ट से बड़ा होगा। ये इस छोटे वाले से भी ये बड़ा है, ठीक है, देखो ऐसे गौर से, इस छोटे वाले से भी ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। तो जो होल होता है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको मैंने ग्राफिक्स बना के समझा दिया कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज़, थिंग्स, ठीक है। थिंग्स मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ों की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एक्स और वाई, ये 2 चीज़ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। कोई सेम थिंग, किसी एक ही चीज़ का दुगुना हो, कहने का मतलब कि कोई एक तीसरा चीज़ मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो बात क्या आ रही है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, एक्स जो है ना, ये भी ए का ही दुगुना है और वाई जो है ये भी ए का ही दुगुना है। 2 टाइम्स ए एंड 2 टाइम्स वाई भी 2 टाइम्स ए और एक्स भी 2 टाइम्स ए। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, एक्स भी ए का दुगुना, एक्स भी ए का दुगुना और वाई भी ए का दुगुना। तो क्या होगा, डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो एक्स भी इसका दुगुना, वाई भी इसका दुगुना, तो ये आपस में बराबर होगा, कहने का मतलब एक्स इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। तो देखो ये तो अलजेब्रा में भी आ रहा है ना, जो कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ एक्चुअली तो अलजेब्रा में भी आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि एक्सियम्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी पढ़ोगे हर जगह पे एक्सियम्स का यूज़ होता है। ये बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो रहा है। 7वां जो एक्सियम है ये समझो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स, फिर से वही बात, एक्स एंड वाई, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, मैंने कोई तीसरा थिंग लिया ए। अब क्या कर रहा है कि हाफ थिंग्स मतलब एक्स एंड वाई, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, सेम चीज़ का आधा हो, मतलब ये भी हाफ ऑफ ए हो और वाई भी हाफ ऑफ ए हो, ठीक है। सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस कंडीशन में अगर एक्स भी ए का आधा है, वाई भी ए का आधा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई बराबर है, ठीक है। सिंपली ये सारे एक्सियम्स, इसको प्रूव करने के लिए कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट नहीं, एग्जांपल है, ठीक है। आगे जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा कोई कंक्लूजन आएगा तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सीधा, ठीक है। रेफरेंस देंगे कि भाई यूक्लिड का 7वां एक्सियम कह रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये चीज़ लिखा हुआ है। बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे मतलब बात का बहुत बड़ा बखेरा कि सर यूक्लिड का एक्सियम्स बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो से क्या था। देखो तुम तो ऑलरेडी जानते हो इसको, बस समझ लेना था। अब बात आ जाती है पॉस्टुलेट की। पॉस्टुलेट में होता है कि पॉस्टुलेट कहाँ पे भाई यूज़ किया जाता है, हमेशा ज्योमेट्री में ही यूज होगा, यहाँ से बाहर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पॉस्टुलेट में ज्योमेट्रिकल टर्म्स ही हैं। देखो ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब क्या कहा जा रहा है, किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन आराम से ड्रॉ किया जा सकता है। तो बिल्कुल ड्रॉ किया जा सकता है, देख लो अभी मैं ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, सॉरी ये तो डी हो गया, कोई नहीं, 2 पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट से हम पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं। पहली बात, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। टर्मिनेटेड मतलब होता है लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। तो अगर लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इनडिफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों तरफ से। ज़रूरत पड़ने पे इसको हम देखो ऐसे भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो यही चीज़ तो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, आपका लाइन ए और बी था, टर्मिनेटेड लाइन था ए बी, इसको हमने इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर दिया, जहाँ तक जरूरत पड़ेगा वहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं करना ही होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने को मिलेगा, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, तुम कोई भी सेंटर ले लो, ठीक है, और तुम कोई भी रेडियस ले लो, तुम एक सर्किल आराम से ड्रॉ कर सकते हो। मैं सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ उसको, ठीक है, ये मैंने सेंटर लिया, ये मैंने सेंटर लिया, ठीक है, और एक मिनट मैं एक रेडियस भी ले लेता हूँ, चलो मैं एक रेडियस ले लेता हूँ, देखो ये मैंने लिया रेडियस, ठीक है। तो इस सेंटर, इसको सेंटर और इसको रेडियस मान के मैं एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सर्किल एग्जैक्टली इसमें फिट होगा, कैसे, देखो देखो यही बात तो कही जा रही थी कि एक सेंटर और एक रेडियस से आप एक सर्किल आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सेंटर लो तुम, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये तुम्हारा रेडियस था, हमने कोई सेंटर ले लिया, हमने कोई रेडियस ले लिया, विदाउट एनी मेजरमेंट आप आराम से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए और रेडियस यहाँ पे होना चाहिए। सेंटर और रेडियस है तो सर्किल तुम ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स इट। चौथा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंगल। कहने वाली क्या बात है, सारे जो राइट एंगल्स, एक्चुअली राइट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल इस तरह का जो कॉर्नर बनता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और सारे राइट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि राइट एंगल एक फिक्स एंगल है। आपसे कोई ऐसा कहता है कि एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में 60 डिग्री भी एक्यूट है, 65 भी एक्यूट है, 70 भी एक्यूट है, 71 भी एक्यूट है, 72 भी एक्यूट है, तो सारे एक्यूट एंगल बराबर नहीं होते, ठीक है। लेकिन सारे राइट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, राइट एंगल हमेशा बराबर होगा, इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर दो कोई राइट एंगल है तो वो हमेशा बराबर ही होगा, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा, अभी तक आपने ये काम किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब वाला काम नहीं किया अभी तक, तो ये क्यों मैंने चला दिया बताओ, बिना मतलब कमाल करते, तुम्हारी बात का जवाब पूरा देख लिया, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लेकिन तुमने अभी तक ये काम नहीं किया। जल्दी से करो और शेयर कर दो वीडियो को पूरा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, जिनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब जमीन में तो कुछ है ही नहीं, 5 सेंटेंस और 7 सेंटेंस वहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं बस, बात खत्म, कोई यूज़ नहीं है उसका, हर एक क्वेश्चन में यूज़ है, ठीक है। और ये यूज़ शायद तुमको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊँगा कि इसका यूज़ कहाँ पर होगा, ठीक। पॉस्टुलेट में ये लास्ट पॉस्टुलेट है, और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के हम सबके सामने आया, जहाँ से यूक्लिड ज्योमेट्री जो है ना 2 पार्ट में बट गया। एक ज्योमेट्री कहलाया यूक्लिडियन ज्योमेट्री और एक कहलाया नन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो जो नन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहलाया वो क्यों कहलाया, कि पहले इसको जान लेते हैं फिर वो जानते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles less than 2 right angles। ठीक है, मैंने सेंटेंस पढ़ लिया, अब समझाता हूँ आपको। सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन है, मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन L है और ये लाइन M है, और इस पर ये कोई लाइन फॉल कर रहा है, लाइन T, उसमें ट्रांसवर्सल कह देता हूँ, ठीक है। तो यूक्लिड का जो 5वां पॉस्टुलेट है क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है जिसको हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, इसके किसी एक तरफ, ठीक है, इसके किसी एक तरफ मतलब उस तरफ जहाँ पे दोनों एंगल का सम 2 राइट एंगल से कम हो, मतलब कि अगर हम x और y को जोड़ें तो ये 180, सॉरी ज़्यादा नहीं, कम, ये 180 से कम आ जाए। क्या कहा कि कोई 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है, उस पर कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है, कोई लाइन एक थर्ड लाइन पास कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल 2 एंगल बनते हैं, एक एंगल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, और एक इधर बनेगा और दूसरा इधर बनेगा। तो वो क्या क्या कह रहे हैं कि उस लाइन के किसी एक तरफ में वो 2 एंगल जिनका सम 180 से कम है, उस साइड में लाइन जाके क्या होगा, मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस साइड में तुम लाइन को प्रोड्यूस करोगे, देखो मैं बताता हूँ प्रोड्यूस करके। इस साइड में अगर तुम लाइन को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो देखो ये आगे जाके मिल जाएगा, देखो तो उसको आगे बढ़ा दे, प्रोड्यूस कर दे। अभी तुमने पढ़ा है कि हम इनफाइनाइट तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखो मिल गया। यही यूक्लिड का 5वां पॉस्टुलेट कह रहा था कि 2 स्ट्रेट लाइन पे तीसरा स्ट्रेट फॉल करता है, तो किसी एक तरफ, मतलब खास करके उस तरफ के 2 एंगल जिनका सम 180 से कम आ रहा है, उनको आगे बढ़ाया जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके काट देंगे, ठीक है, यही बात की जा रही थी। तो यहाँ से क्या हुआ, यही था 5वां पॉस्टुलेट। अब समझो बात को कि नन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ,
ये तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब नॉन यूक्लिडियन जो हमको भी पढ़ना है क्लास 9 में, वो क्या कहते हैं समझो। उन यूक्लिड के जो पुपिल थे, जो यूक्लिड का शिष्य था, चेला, जैसे तुम लोग मेरे शिष्य नहीं, मेरे ब्रदर हो तुम लोग, ठीक है, मैं उतना ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ कि तुम मेरा चेला बोलोगे। तो मतलब मैं भी सपोज करो कि तुम अगर मेरे चेले हो, तो क्या हुआ कि मैंने इतना कह के छोड़ दिया। अब यूक्लिड का जो चेला था उसने कहा कि सर आपने कहा कि इस जिस तरफ वाले दो एंगल का सम 180 से कम होगा उधर वो मिल जाएगा, और सपोज कर लो यहाँ पे ए और बी बना, तो इधर अगर हम ए बी को जोड़ते हैं तो ये 180 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इधर 180 से कम आ रहा है तो 180 से ज़्यादा आएगा, निश्चित रूप से बात है। तो उसने रिसर्च स्टार्ट किया, उसने कहा कि अगर ऐसा हो कि कोई दो लाइन पे तीसरा लाइन फॉल करे और किसी एक तरफ वाले दो एंगल का सम 180 हो जाए, ये किसके बराबर हो जाए, 180 के बराबर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसको ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ मिल गई, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मिल गई, ठीक है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस, जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 में। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुई बात, ये नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में स्टार्ट हुई थी, जो हम लोग आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, पूरा का पूरा ज्योमेट्री, ठीक है, कोई नहीं, मैं खत्म करवा दूंगा पूरा का पूरा ज्योमेट्री विथ 110% गारंटी के साथ कि सीखोगे तो सीखोगे। लेकिन बात यही करनी होगी कि एक एक चीज़ जो मैं कहूँगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, मेरे एक एक वीडियोज़ को देखना होगा, मिस करोगे एक ही वीडियो, एक कंसेप्ट छूट गया, फिर कहीं ना कहीं तुमसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉमिस तुम कर लो कि सर मैं सारे कंटेंट देखूंगा, एंड तक देखूंगा, तो मेरा प्रॉमिस तो ऑलरेडी किया हुआ है कि ज्योमेट्री में पूरा 110% सिखा दूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मुझे पता है, कमेंट करके बता देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सारे लोग देख सकें। जय